Jai Hind students. Today we are going to start the question number 9 of chapter number 1 NCERT folder. Our question number 9 is give 3 examples where an average is used for comparing situation. Average हम किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? Average income of two countries, दो countries के बीच में, average speed of two vehicles, दो vehicles के बीच में, और average height of the students in different classes of the school कि हम भाई average देखते हैं कि एक क्लास में average height कितनी है कॉमन. तो क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में चलते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आता है कि वाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म फॉर डेवलपमेंट एक्सप्लेन. अब मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कोई कितना अर्न करता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है. मगर एक देश की जो एक एम होता है वो सिर्फ इनकम नहीं होता. अब मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊँ तो इंडिया की 3rd रैंक है बिलियनियर्स में. अगर आप गूगल पे आज सर्च करें तो 177 बिलियनियर्स हैं जो बहुत अमीर लोग हैं इंडिया के अंदर. सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एवरेज इनकम कम है. ये वही है कि यहाँ कुछ लोग जो हैं उनकी वजह से जीडीपी बढ़ती है. वो प्रोडक्शन करते हैं तो उनकी कहते हैं टाटा बिरला, उनकी वजह से जीडीपी बढ़ती है, मगर एवरेज इनकम कम रहती है क्योंकि कमाने वाले कम हैं और लोग क्या हैं ज़्यादा हैं. देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, आपको समझ में भी आएगा. It is an important criticism because it tells us what an average person is likely to earn. ये बताता है कि एक पर्सन कितना कमा सकता है एंड ऑल्सो गिव सम आइडिया अबाउट द राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. और जब वो कमाता है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है ऑब्वियसली. प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री, एक देश की जो विकास है वो किस पे डिपेंड, सिर्फ जस्ट डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स इनकम, सिर्फ उसकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु वुड शेयर इट, कि वो इनकम कितने लोगों में बट रही है, कितने कमा रहे हैं. मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उससे रिलेटेड ही है. इन केस द नंबर ऑफ पीपल इज़ लार्ज द एवरेज इनकम विल बी लेस. दिस इज़ द केस इन इंडिया. यही बात है कि नंबर तो ज़्यादा है लोगों के मगर इनकम कैसी है, कम है, क्योंकि वो शेयर्ड नहीं हो रही. हमारे यहाँ बिलियनियर्स हैं मगर ऐसा नहीं है. अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम होती और सभी इक्वल सेगमेंट कमाते तो हमारी एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम हमारी ज़्यादा होती. Question number 11. Besides size of per capita income, what other property of income is important in comparison two or more societies? मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया तो वही चीज़ इसके अंदर अब आएगी. Not only per capita income but also homogeneity of the equality of performance should be reflected while comparing टू और मोर सोसाइटीज़. बात को ज़रा समझिए अच्छी तरीके से कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं, मतलब एक इक्वालिटी होनी चाहिए कि हमें बताता है जिससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं दो सोसाइटीज़ के बीच में. ध्यान से सुनिएगा इसे. इफ़ अ सोसाइटी हैज़ हायर पर कैपिटा इनकम, हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है बट मच ऑफ इट्स इनकम इज़ विद द स्मॉल ग्रुप, मगर एक ग्रुप ही दे रहा है बस. मैंने कहा ना हमारी इंडिया के जो बिलियनियर्स हैं उनकी वजह से ही आपकी जो पर कैपिटा इनकम थोड़ी ज़्यादा है, या फिर आप कह सकते हो कि नेशनल इनकम ज़्यादा है या जीडीपी ज़्यादा है, बट इट कैन नॉट रिफ्लेक्ट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. इसका मतलब हमारे यहाँ विकास नहीं है. सीधी बात आपको समझ में आती भी है. सिमिलरली व्हेन अ सोसाइटी हैज़ लेस पर कैपिटा इनकम, चाहे पहले ही इनकम कम हो मगर इनइक्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो, मतलब सब इक्वल पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेवलपमेंट में, ऑल्दो ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कंट्रीब्यूट टू द इनकम एट इट्स रिफ्लेक्ट इंक्लूसिवनेस एंड रियल डेवलपमेंट. ये बताता है कि इंक्लूसिवनेस है और रियल डेवलपमेंट के साथ कहा जाता है. इन इकोनॉमिक्स टर्म इनइक्वालिटी इंडेक्स इज कॉल्ड गिनी इंडेक्स. इनइक्वालिटी इंडेक्स का मतलब आप इंडिया के अंदर ही समझ सकते हैं कि एक सेक्शन तो बहुत अर्न कर रहा है मगर एक सेक्शन पूरा डाउन जा रहा है. यही चीज़ इसके अंदर आती है. सो ऑल्दो पर कैपिटा इनकम गिनी इंडेक्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कंपेयरिंग टू और मोर सोसाइटीज़. तो गिनी इंडेक्स क्या है? इनइक्वालिटी पर कैपिटा इनकम, मतलब जो इनइक्वालिटी इंडेक्स होता है कि हमारे देश के अंदर इनइक्वालिटी है, कुछ सेक्शंस बहुत अमीर है कुछ बिल्कुल गरीब है. क्वेश्चन नंबर 12. Suppose record shows the average income of in a country has been increasing over a period of time. For this we can conclude that all the sections of the economy has become better. तो इसमें क्या कहा गया, एक एग्जांपल थ्रू बताइए. इसने कहा कि हम ये बता रहे हैं कि एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, तो इसका मतलब सारे सेक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी. अब ये एग्जांपल्स के थ्रू भी आता है, देख लीजिए. इसमें कहा है कि all sections of the economy have become better can't be concluded because different sections of the economy have been
मे हैव बिकम बेटर और वर्स, बहुत बार कुछ सेक्टर हमारे देश के आगे जाते हैं, कुछ बेकार हो जाते हैं. एज एन एग्जाम्पल इन द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर हर साल सर्विस सेक्टर चलता है, मैं बताया आपको. वेयर द एवरेज इनकम हैज़ बिन इंक्रीज, इनकम बढ़ रही है किसकी वजह से, द सर्विस सेक्टर हैज़ बिन इंक्रीज, बट एग्रीकल्चर हैज़ वर्चुअली नो ग्रोथ, मगर एग्रीकल्चर की कोई ग्रोथ नहीं है. तो ये चीज़ आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट डजंट शोज दैट ऑल सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग देयर बेस्ट एबिलिटी, कि डेवलपमेंट अगर हो रहा है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, या फिर सारे सेक्टर्स अच्छा काम नहीं कर रहे, कुछ सेक्टर्स अच्छे चल रहे हैं और कुछ उनके पीछे भी लैग बिहाइंड हो रहे हैं. देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. फॉर द टेक्स्ट फॉर फाइंड आउट द पर कैपिटल इनकम फ्रॉम इनकम लेवल ऑफ द मिडिल इनकम कंट्रीज एज पर द वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स. ये तो आप करंट पढ़ना, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, और बाकी जो एनसीईआरटी में वो आप देख लेना. नेक्स्ट है इसका, राइट इन पैराग्राफ ऑन द नोशन, नोशन मीन्स आइडिया ऑफ व्हाट शुड बी आइडिया इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बात को ज़रा अच्छी तरीके से समझिए. हम भी सोचते हैं, डेवलपिंग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डेवलपिंग, डेवलप्ड, और कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं. इंडिया डेवलपिंग है, डेवलप्ड करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा. तो देख लीजिए, पहले तो एक क्राइटेरिया है कि इसे इतने $, अर्न करने पड़ेंगे. डेवलप्ड कंट्रीज़ आर हैविंग पर कैपिटल इनकम मोर देन $12,616 पर एज पर 2012 डाटा. 2012 डाटा के हिसाब से $12,616 आपको अर्न करने हैं, उससे ज़्यादा. बट इंडिया के पास कितना है, कुल 1530, वेरी लेस अमाउंट. आप देख लीजिए तो अराउंड 10 to 12% है सिर्फ. तो देख लीजिए, इंडिया शुड कीप इट फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, उसे अपने देश की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. सम नेसेसरी स्टेप्स आर टू बी टेकन. एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे लेके आएँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को आगे लेके आएँ, एक्सपोर्ट ओरिएंट बने. और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आत्मनिर्भर, ये भी एक स्टेप है कि हम डेवलप्ड बन सकते हैं. देखिए, हमारा ज़्यादा जो हमारा एक्सपेंस है वो बाहर से इंपोर्ट करने में लगा जा रहा है. तो अगर हम बाहर से इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हमारा देश क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा. ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है. एंड सर्विस सेक्टर शुड क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, सर्विस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा. अगेन, ओनली पर कैपिटल इनकम इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री फैक्टर टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री. तो आप देख लीजिए, सिर्फ पर कैपिटल इनकम से ही भला नहीं होने वाला. बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी एश्योर्ड, और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी आपकी होनी चाहिए. सम सेक्शंस शुड बी नेसेसरली इम्प्रूव्ड इन द एस्पेक्ट लाइफ. अगर हमें डेवलप्ड होना है तो और सेक्शंस में क्या काम देना पड़ेगा. मैंने आपको पहले ही बताया था कि एजुकेशन और हेल्थ एक कंट्री की बैकबोन होती हैं, तो वही चीज़ इसके अंदर आती है. तो इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ सेक्टर, especially primary health, improvement in education sector, percent of the literacy rate have been increased, improvement in average income along with ensuring that the high quality of life can only put इंडिया इन द लिस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़. क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर में, और बाकी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर को भी आगे लेके आना पड़ेगा.